गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9वीं के जो ग्रामर वाला जो पार्ट है, जो व्याकरण का जो भाग है और वो भी एमसीक्यू किस तरीके से जो है बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न परीक्षा में आते हैं और उन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में हमें किन-किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है और किस तरीके से उनको हमें जो है टिक करना है, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो शब्द रूप के ऊपर है। शब्द रूप को जो है हम एमसीक्यू के साथ किस तरीके से फिल करेंगे। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर पहला जो हमारा है शब्द रूप का क्वेश्चन, मुनि ही डैश सह वनम गमिष्यति। मुनि सह साथ वनम वन को गमिष्यति जाएगा। तो देखिए सह शब्द यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सह शब्द जो है एक उपपद शब्द है और सह उपपद शब्द के साथ हमें पता है तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो गिवन जो ऑप्शंस हैं उनमें से हमें जो तृतीय वाला जो शब्द है तृतीय व्यक्ति वाला वो हमें देखना है। तो बालकाय में चतुर्थी व्यक्ति है, बालकेन में यहाँ पर देखिए तृतीय व्यक्ति का शब्द है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बालकेन। तो इसको हम यहाँ पर टिक कर देंगे। तो मुनि ही बालकेन सह वनम गमिष्यति, मुनि बालक के साथ जो है बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है भीष्म डैश पुत्र आसीत। भीष्म पुत्र थे। अब भीष्म पुत्र थे तो भीष्म किसके पुत्र थे? गंगा के पुत्र थे। तो गंगा के काके की षष्ठी विभक्ति, तो षष्ठी विभक्ति का रूप हम देखेंगे जो एमसीक्यू में जो गिवन है उसमें गंगायाः, ये देखिए षष्ठी विभक्ति का रूप है यहाँ पर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट वाला हो जाएगा गंगायाः। भीष्मः गंगायाः पुत्राः आसीत्, क्योंकि रिलेशन है गंगा में, तो गंगा का षष्ठी विभक्ति बालिका के समान, बालिकायाः लतायाः, उसी तरीके से गंगायाः। अगला जो सेंटेंस है हमारा वो है डैश टंडुलाः सन्ति। चावल हैं, तो हिंदी में सेंटेंस बनेगा स्थाली। स्थाली कहते हैं थाली को, तो थाली में चावल हैं। थाली में, मैं पर आते ही सप्तमी विभक्ति, और सप्तमी विभक्ति का हम देखेंगे एमसीक्यू में जो तीन ऑप्शन है यहाँ पर, स्थाल्यः षष्ठी का है, स्थाली प्रथमा विभक्ति का, स्थाल्याम। स्थाल्याम जो है वो सप्तमी विभक्ति का रूप है, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्थाल्याम। स्थाल्याम टंडुलाः सन्ति, थाली में चावल है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा डैश आश्रमः शोभनः अस्ति। आश्रम सुंदर है, तो किसका आश्रम सुंदर है? तो जो हमें ऑप्शन दिए वो है साधु शब्द से है, तो साधु का आश्रम सुंदर है, अर्थात साधु का, काके की षष्ठी, तो षष्ठी व्यक्ति का देखेंगे इसमें से एमसीक्यू में कौन सा है? साधवे चतुर्थी व्यक्ति का रूप है, साधो षष्ठी व्यक्ति का है और साधु सप्तमी विभक्ति का है। तो षष्ठी व्यक्ति का है हमारा सेकंड साधो, तो साधो हमारा जो है यहाँ पर आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। साधो आश्रमः शोभनः अस्ति, साधु का आश्रम सुंदर है। काके की आया, रिलेशन है, तो षष्ठी विभक्ति। अगला जो सेंटेंस है वो है डैश फलानी रोचनते, फल अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए रोचनते जो है वो रुच धातु का रूप है, और रुच धातु के साथ हमेशा जो है उपपद शब्द है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो चतुर्थी विभक्ति का शब्द यहाँ पर कौन सा है? मह्यम चतुर्थी का है, माम द्वितीया का है और मया तृतीया का है। तो मह्यम जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मह्यम फलानी रोचनते, मुझे फल अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा डैश नाम किम अस्ति। नाम क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए और शब्द है युष्मत। युष्मत शब्द से हमें बनाना है, तो तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा, रारेरी, रारेरी षष्ठी विभक्ति, तो षष्ठी विभक्ति वाला शब्द हम देखेंगे यहाँ पर। तो त्वया तृतीया विभक्ति वाला शब्द है, त्वत जो है वो पंचमी विभक्ति का है, और तब, तब जो है यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का रूप है, तो हमारा आंसर हो जाएगा तब। तब नाम किम अस्ति, तुम्हारा नाम क्या है? तो ये जो है हमने शब्द रूप वाला पोर्शन किया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है उपपद विभक्ति के आधार पर, कि हम उपपद विभक्ति को एमसीक्यू में कैसे उसे टिक करेंगे, कैसे हमारे ऑप्शंस आएंगे, किस तरीके से हमें जो उसे टिक करना होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है रामः डैश विश्वशीति। राम विश्वास करता। देखिए यहाँ पर जो विश्वशीति शब्द है ये हमें पता है कि विश्व शब्द के साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो सप्तमी विभक्ति वाला शब्द हम देखेंगे यहाँ पर। तो सीते जो है कोई रूप नहीं बनता है, सीते जो है संबोधन शब्द है, या सीता जो है, सीता सीते द्विवचन का है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, तो सीतायाम ये सप्तमी का विभक्ति का रूप है और सीताम द्वितीय विभक्ति है। तो विश्व शब्द के साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीतायाम। राम जो है वो सीता पर विश्वास करते हैं।
अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है डैश निक्सा मित्राणि संति। निक्सा, देखिए निक्सा उपपद शब्द है और इस निक्सा उपपद शब्द के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जो ऑप्शन गिवन है उसमें हम देखते हैं माम में द्वितीय विभक्ति है, मम षष्ठी विभक्ति का है और मया तृतीय विभक्ति का है। तो निक्सा के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, माम को जो है टिक कर देंगे, माम हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला सेंटेंस है रावणः डैश हीनः आसीत्। रावण जो है हीन, आसीत मतलब था। जो हीन शब्द है, हीन उपपद शब्द के साथ हमेशा तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो तृतीय व्यक्ति वाला शब्द हम देखेंगे धैर्यात, धैर्यात में पंचमी विभक्ति है, धैर्य से षष्ठी विभक्ति है, धैर्येण, धैर्येण जो है यहाँ पर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। तो हीन उपपद शब्द के साथ तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा, तो धैर्येण हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा वाक्य है वो है अध्यापिका डैश पारितोषिकम ददाती। तो यहां पर जो उपपद शब्द है वो है ददाती, दायच, और दायच के साथ जो है आपको पता है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो चतुर्थी विभक्ति वाला शब्द हम देखेंगे तो छात्राम में द्वितीय विभक्ति है, छात्रायै चतुर्थी विभक्ति है और छात्रायाः षष्ठी विभक्ति का रूप है। तो चतुर्थी विभक्ति का रूप क्या है, छात्रायै, तो हमारा आंसर हो जाएगा छात्रायै चतुर्थी विभक्ति का। अगला जो सेंटेंस है वो है डैश अध शीतला छाया अस्ति। तो यहां पर जो उपपद शब्द है वो है अध, और अध उपपद शब्द के साथ आपको पता है हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो षष्ठी विभक्ति वाला रूप क्या है, वृक्षस्य में षष्ठी विभक्ति है, वृक्षे में सप्तमी है और वृक्षात में है पंचमी विभक्ति है। तो अध के साथ षष्ठी विभक्ति, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा वृक्षस्य। वृक्षस्य हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है डैश बही छात्राः क्रीडन्ति। तो बही जो उपपद शब्द है और बही उपपद शब्द के साथ हमेशा जो है वो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पंचमी विभक्ति का जो शब्द है यहाँ पर देखते हैं, वाटिकायाम सप्तमी का रूप है, वाटिकाम द्वितीय का रूप है और वाटिकायाः, वाटिकाया जो है पंचमी का रूप है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटिकायाः। तो उपपद विभक्ति के साथ हमें ये याद रखना है कि जो उपपद शब्द है उसके साथ पर्टिकुलर किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हमें द्वितीय के शब्द याद होने चाहिए, तृतीय के जैसे अनिक्सा प्रति बिना, द्वितीय के हो गए ऐसे, तृतीय के चतुर्थी के दा यच्छ नमः। उसी तरीके से हमें हर विभक्ति के जो है उपपद शब्द याद होने चाहिए। जब हमें उपपद शब्द याद होंगे फिर हम जो है इजीली जो है एमसीक्यू में जो वेस्ट जो ऑप्शंस हैं उनको हम देख पाएंगे कि इसमें जो है जैसे बही के साथ पंचमी विभक्ति होती है तो पंचमी का रूप वाटिकायाम सप्तमी का है, वाटिकाम द्वितीय का है, लेकिन वाटिकाया जो है वो पंचमी का रूप है। तो ऐसे हम जो है इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो प्रत्यय के ऊपर है कि हम प्रत्यय को एमसीक्यू के साथ हम क्या क्या उनको याद रखेंगे, कैसे हम उसको जो है टिक करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है बालिका लेखम डैश लिख प्लस तुमुन विद्यालय में गच्छति। तो यहाँ पर देखिए लिख प्लस तुमुन, और लिख प्लस तुमुन को जब हम जोड़ते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर बहुत सारे छात्र क्या कर देते हैं, लिख प्लस तुमुन को लिखितुम कर देते हैं, जबकि लिख धातु से तुन प्रत्यय जब करते हैं तो जो लिख का जो ली का ई है इसको ई को ए हो जाता है, तो क्या बन जाता है लेखितुम। तो देखिए हमारा सही करेक्ट आंसर हो जाएगा लेखितुम। बट यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर भी लेखितुम लिखा हुआ है, मिलता जुलता है। यहाँ पर बस क्या आंसर है कि यहाँ पर तुमुन प्रत्यय का जो शेष बचता है वो तुम बचता है और तुम में म हमेशा हलंत रहता है, इसलिए याद रखना तुमुन प्रत्यय में म हमेशा हलंत रहता है। अगला हमारा जो सेंटेंस है वो है सह गुरुम प्रणम्य अध्ययनम करोति। यहाँ पर जो है ऑलरेडी प्रत्यय हुआ है, प्रत्यांत शब्द है। अब इसको हमें क्या करना है, धातु और प्रत्यय अलग करना है। तो यहाँ पर प्रणम्य, अब प्रणम्य में देख रहे हैं यहाँ पर लास्ट में यह है, तो यह जैसे ही आप इसको लास्ट में देखें किसी भी प्रत्यय में आप समझ जाइए ये ल्यप प्रत्यय है। और ल्यप प्रत्यय को जब हम अलग करेंगे प्रणम्य को तो उसमें प्र उपसर्ग है और नम धातु है और ल्यप प्रत्यय। देखिए प्र प्लस नम और ल्यप, यहाँ पर देखिए नम धातु में क्या है, म में हलंत नहीं है, तो ये गलत है। इसमें प्र प्लस णम, तो णम तो धातु होती नहीं है, धातु होती है नम, तो ये भी गलत है। अब जो तीसरा ऑप्शन है हमारा प्र उपसर्ग नम धातु, नम में देखिए मां हलंत है और ल्यप में भी यह जो प होता है वो हलंत होता है, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा प्र प्लस नम प्लस ल्यप, बन जाता है प्रणम्य। अगला जो सेंटेंस है वो है जनाः दानम दातुम हरिद्वारम गच्छन्ति। तो दातुम जो शब्द है इसमें देखिए धातु में तून प्रत्यय है, तो इसको जब हम अलग करेंगे तो तुमुन का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पर देखिए लिख प्लस तुमुन, तुमुन में जो है ताप के ऊपर छोटा ऊ का मात्रा, माँ के ऊपर छोटी की मात्रा और न हलंत रहता है, जिसको हम अलग करते हैं। तो देखिए इसमें से हमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक ये वाला
और एक ये वाला। लेकिन जब हम धातु देखेंगे तो यहाँ पर द है, द कोई धातु नहीं होती है, धातु होती है दा। तो दा अर्थ होता है देना, तो हमारा दा प्लस तुमुन जो है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, दा प्लस तुमुन। दा तुम को अलग करेंगे, दा प्लस तुमुन। नेक्स्ट सेंटेंस है माता पुत्रम डैश दृश प्लस त्वा। तो दृश प्लस त्वा जो प्रत्यय है, त्वा और दृश धातु है, इसको जब हम जोड़ते हैं, जब इसमें हम प्रत्यय बनाते हैं, प्रत्यांत शब्द क्या बनता है यहाँ पर दृष्टवा। देखिए यहाँ पर जो छात्र गलती करते हैं वो क्या करते हैं, जो कहीं कहीं पर छात्र जो है द का जो है उसको र बना देते हैं, री को, जबकि जब उसको जोड़ते हैं तो क्या बनता है दृष्टवा। जो दृष्ट धातु है उसका री वैसे ही रहता है, बस जो श होता है उसको जो है मूर्धन्य सकार हो जाता है और त्वा का जो है ताकोटा हो जाता है, तो सही शब्द बन जाता है दृष्टवा, देखकर। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है बालिका एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि न खाद प्लस तवतु। देखिए खाद और प्लस तवतु प्रत्यय है। तवतु प्रत्यय में हमें याद रखना होता है, हमेशा याद रखना कि जो कर्ता होता है जो सेंटेंस का, वो कर्ता का लिंग क्या है और उसका वचन क्या है। तो यहाँ पर बालिका शब्द है, स्त्रीलिंग है और प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा खादित बती। अगर यहाँ पर पुल्लिंग का कर्ता होता तो यहाँ पर हो जाता खादितवान। खादितवान पुल्लिंग का और खादितवती स्त्रीलिंग का। तो कत्वतु प्रत्यय में हमेशा याद रखना है कि जो कर्ता है उसका लिंग क्या है, उसका वचन क्या है। तो यहाँ पर बालिका शब्द था, स्त्रीलिंग था और एक वचन था, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया खादितवती। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है संख्या। संख्या में 1 से 4 हमें याद रखना होता है। जो गिवन सेंटेंस है उसमें जो कर्ता होता है उसका लिंग क्लियर होना चाहिए, बस। जो गिवन सेंटेंस में अगर लिंग क्लियर हो गया तो हमें 1 से 4 गिनती में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एग्जांपल देखिए, डैश बालकः गीतम गायति। तो यहाँ पर कर्ता क्या है बालकः, और बालक जो है वो पुल्लिंग का है, तो पुल्लिंग में संख्या में क्या बनता है एक के लिए एकम नपुंसकलिंग हो गया, एक हमारा पुल्लिंग के लिए हो गया, तो एक जो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है। अगला जो सेंटेंस है वो है वृक्षे डैश वानरऊ कूर्दतः। तो यहाँ पर जो वानरऊ है वो करता है और वानरऊ जो करता है वो पुल्लिंग शब्द का है और द्विवचन का है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दो संख्या से हम बनाएंगे तो द्वे जो है होता है स्त्रीलिंग का, नपुंसकलिंग का द्वे कोई होता ही नहीं है, तो हमारा यहाँ पर जो है द्वौ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो सेंटेंस है वो है डैश पुराणानि भवंती। पुराण होते हैं, कितने होते हैं 18 पुराण होते हैं, तो अष्टादश करेक्ट नहीं है। अष्टादश में देखिए श ये वाला नहीं होता है, करेक्ट आंसर क्या है अष्टादश। याद रखना यहाँ पर देखिए मिलते जुलते ऑप्शन आएंगे आपके पास एग्जाम में, तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है अस्माकं विद्यालये डैश अध्यापकाः सन्ति। हमारे विद्यालय में अध्यापक हैं। ऑप्शन दिया है 93, तो 93 का जो संस्कृत है वो क्या है त्रिनवति, त्रिनवति, त्रिनवति। तो करेक्ट आंसर क्या है त्रिनवति ही। नवति पे जो है विसर्ग होता है, देखिए त्रिनवति यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, बट यहाँ पर क्या विसर्ग नहीं है, तो ये है रॉन्ग और त्रिनवति जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एकस्मिन् वृक्षे डैश फलानि सन्ति। एक पेड़ पर फल हैं, तो कितने फल हैं, तो यहाँ पर जो संख्या है वो 51 है। 51 के लिए हमें पता है 1/50 जो है करेक्ट आंसर होता है। तो देखिए 1/50 ये भी है, 1/50 ये भी है और 1/50 ये है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है 1/50, क्योंकि 50 का जो शत होता है वो त पे हलंत होता है, लेकिन यहाँ पर हलंत नहीं है, तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा और 1/50 ये वाला हमारा जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा जो संख्या हुई। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आपका जो है वो संधि बेस्ड है, कि संधि जो है आपकी जो एग्जाम में आती है दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, उत्तु संधि, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि पहला जो ऑप्शन है वो है द्वावेव धेनोः सेवायाम निरतौ भवता। तो द्वावेव को हम अलग करेंगे तो यहाँ पर जो है वो अयादि संधि है, तो द्वौ प्लस एव। तो द्वौ प्लस एव को जब हम अलग करेंगे तो द्वौ और एव, क्यों, क्योंकि द्वौ जो है उसमें औ है और औ को क्या हो जाता है आव हो जाता है यण संधि से, अयादि संधि से, तो औ को आव हो जाएगा और बाद में ए है ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा द्वावेव। तो द्वावेव को अलग करेंगे तो क्या लगेगा द्वौ प्लस एव। नेक्स्ट हमारा जो उदाहरण है वो है माता पुत्रीम आदिशत। तो पुत्रीम में देखिए ऊपर अनुस्वार लगा है और बाद में क्या है स्वर है, तो कभी भी संस्कृत में किसी भी शब्द के लास्ट में अगर मां आता है और उस मां के बाद
अगर कोई स्वर आता है तो उस अनुस्वार को म हो जाता है, और अगर व्यंजन आता है तो वो जो म होता है उसको अनुस्वार हो जाता है। तो यहाँ पर क्या स्वर आया है, तो स्वर आते ही म हमेशा नीचे रहता है। तो देखिए पुत्रिम आदिशत हमारा यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है सेंटेंस बारीबाहा सस्यम नादंती। तो नादंती शब्द में संधि हुई है, इसको हम अलग करेंगे तो देख रहे हैं ना अदंती, नादंती में आ दिख रहा है, तो आ मतलब दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में क्या होता है, अ प्लस आ या आ प्लस आ। तो ना संस्कृत में आपको पता है कि ना शब्द नहीं होता है, न शब्द होता है। तो ना देखिए न इसमें भी है न इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या आदंती है, और आदंती कोई शब्द नहीं होता है, अद धातु होती है जिसका रूप होता है अदंती। तो न प्लस अदंती हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट उदाहरण है हमारा नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम। तो नेच्छामि पद में जो है यहाँ पर संधि है, यहाँ पर देखिए ए है, ए तो ए किस कहां होता है, गुण संधि में होता है, जब अ और ई को मिलाया जाता है तब ए होता है। तो अ और ई, तो देखते हैं यहाँ पर न में अ है, ने में ए है तो नहीं होगा, ना में आ है, आ और ई, लेकिन ना शब्द मैंने आपको बताया यहाँ पर नहीं होता है, संस्कृत में क्या होता है न होता है। तो न प्लस इच्छामी हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, अ और ई को ए हो गया तो बन गया नेच्छामी। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आपका उपसर्ग के ऊपर बेस्ड है कि उपसर्ग को हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे अलग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। तो यहाँ पर निर्गुणम शब्द जो है वो उपसर्ग से जुड़ा हुआ शब्द, इसको हम अलग करेंगे। तो आपको मैं बताऊं कि संस्कृत में जो निर उपसर्ग होता है उस पर र पे हलंत होता है, तो अलग जब करेंगे तो देखिए निर पे यहाँ पर हलंत नहीं है तो गलत हो गया, निरा कोई उपसर्ग नहीं होता है। तो देखिए निर प्लस गुणम बराबर निर्गुणम। तो जब हम निर का जो हलंत है जब उसको उपसर्ग से शब्द बनाते हैं तो र ऊपर चला जाता है तो निर्गुणम बन जाता है। अगला जो सेंटेंस है हमारा वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः। यहाँ पर जो है प्रत्यागमिष्यामः में जो है उपसर्ग युक्त शब्द है, इसको जब हम अलग करेंगे तो उपसर्ग में हमेशा याद रखना है कि जो उपसर्ग जो होते हैं 22 जो आपके एग्जाम में भी आ रहे हैं 12, तो उपसर्ग आपको क्लियर होने चाहिए कौन कौन से उपसर्ग आ रहे हैं और वो कैसे लिखे जाते हैं। जैसे प्रति उपसर्ग होता है तो प्रति उपसर्ग है, और जैसे प्रत्यय, प्रत्यय कोई उपसर्ग नहीं होता है तो गलत हो जाता है। अब यहाँ पर इन दो में से हमें देखना है कि कौन सा सही है। तो प्रति प्लस अगमिष्यामः, अगमिष्यामः संस्कृत में कोई रूप नहीं बनता है, क्या बनता है आगमिष्यामः। तो हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रति प्लस आगमिष्यामः। उसी तरीके से नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा सा पीड़ाम अनुभवती, तो वह पीड़ा को अनुभव करती है। तो अनुभवती, अनुभवती को जो हम जोड़ेंगे तो देखिए अनु में उ है, उ के बाद भ है, व्यंजन है, तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो देखिए अनु प्लस भवती बराबर अनुभवती, सीधा सीधा जोड़ दिया हमने तो अनुभवती बन गया। और लास्ट हमारा है कार्यम सुविचार्य विधातव्यम, कार्य को अच्छी प्रकार विचार करके करना चाहिए। तो विधातव्यम में यहाँ पर जो है उपसर्ग युक्त जो है पद है, इसको हम अलग करेंगे। तो हमें पता है बी उपसर्ग होता है, तो बी उपसर्ग वाला देखिए यहाँ पर बी में बड़ी है तो गलत है। इसके बाद यहाँ पर देखिए बी में छोटी है, यहाँ पर भी छोटी है, लेकिन यहाँ पर क्या है धातव्यम शब्द है, धतव्यम नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी प्लस धातव्यम बराबर विधातव्यम। तो हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको 9th क्लास में जितने भी आपके जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, संधि हो, आपके संख्या हो, और आपका जो है ये प्रत्यय है, इस तरीके से जो है आपके संख्या हुई, शब्द रूप हो गए, उपपद विभक्तियां हो गई, इस तरीके से जो है किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और किन किन चीजों की हमें जो है सावधानी बरतनी है, वो हमने आज इस वीडियो के माध्यम से समझा है। आशा है आप इसको वीडियो का आप इसको लाभ जरूर उठाएं। धन्यवाद।